हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं डीयू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट जो सोल रेगुलर या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हैं और साथ ही साथ वो 6 सेमेस्टर में मतलब उनका जो फाइनल ईयर है वो स्टार्ट हो चुका है और उनका सेमेस्टर 5th जो उनका फाइनल ईयर से रिलेटेड था वो भी फिनिश हो चुका है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेमेस्टर 6 के जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं और उनकी जो बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का जो फर्स्ट पार्ट है ना वो अपना 6th सेमेस्टर में नहीं है, वो 5th सेमेस्टर में था, लेकिन अब इस 6th सेमेस्टर में आपका जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के सेकंड पार्ट की हम बात करेंगे। और इसकी ना टोटल आपकी यूनिट्स है 11। ठीक है, 11 यूनिट है और उसमें से फर्स्ट यूनिट की जो पहली वीडियो है मतलब फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट जो आपका यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड है उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको आई बटन दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो की प्लेलिस्ट को ओपन करके वीडियो को देख सकते हैं। सो गाइस शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट फर्स्ट है अपना वो हम बेसिक जो था, ठीक है, राजनीतिक चिंतन के परिचय के बारे में, जो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय था उसके बारे में हम इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। ठीक है, जिसमें हमने पश्चिमी सभ्यता का जो इतिहास है वो कितने भागों में बांटा गया है, फिर अमेरिका की क्रांति से रिलेटेड हमने कुछ बात की थी और साथ ही साथ हमने पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज चर्च के बारे में, ये सब इन्फॉर्मेशन हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ी थी जो कि आपको हेल्प करेगी आपके यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट करने में। तो पार्ट फर्स्ट जो था वो अपना बेसिक था। अब यूनिट जो फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसके हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो देखो सबसे पहला टॉपिक अपना आता है पार्ट सेकंड के अंदर, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन। तो देखो आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन होता क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे और यही अपनी टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का नाम भी यही है, आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन। तो देखो भारत की राजनीति में ऐसे चिंतन मतलब ऐसे लोग जिन्होंने भारत की राजनीति के बारे में कुछ ना कुछ सोचा, जिन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाया था। मतलब ऐसे लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर है और इंडिया से भी बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में क्या करा था, बदलाव लाया था। वो भी कैसे लाए थे वो बदलाव, तथा अपने विचारों से राजनीति में क्या ला दी थी, उन्होंने क्रांति ला दी थी। इसे हम आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन कहते हैं। मतलब आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का सीधा मतलब ये निकलता है जो कि मैंने आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि भारत की राजनीति में ना ऐसे लोग जिन्होंने भारत की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में सोचा और उसके लिए राजनीति में ना अपने क्या करे, विचार प्रस्तुत करे और उनके विचारों से लोगों ने क्या करा, लोगों में क्रांति आ गई। ठीक है, मतलब कभी भी ऐसे लोग जिन्होंने राजनीति में क्रांति लाई हो, इसे हम कह सकते हैं आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन। ठीक है, अब इसके बाद अपना जो टॉपिक आता है अपना, ये तो बेसिक था, अब इसके नीचे वाला देखते हैं टॉपिक। अगला टॉपिक स्टार्ट होता है आधुनिक राजनीतिक मतलब भारतीय राजनीति चिंतन में। जो आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन है उसमें आधुनिकता का सवाल, मतलब ये जो आपका आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन है इसमें जो सबसे पहले वर्ड यूज़ हो रहा है आधुनिक, इस पर सवाल है। ठीक है, मतलब होता क्या है ये, इसको जानेंगे हम कि आधुनिकता का मतलब क्या होता है या आधुनिक का मतलब क्या होता है। तो देखो आधुनिक भारत में मतलब आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन, जिसमें आधुनिक शब्द है ना भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ को दर्शाता है। मतलब जो आधुनिक वर्ड है ना वो स्वतंत्रता संग्राम मतलब आज़ादी की लड़ाई उसको शो करता है। जो आधुनिक वर्ड है, अगर आधुनिक भारत है मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम वाला भारत, जो आज़ादी के लिए लड़ाई कर चुका है वाला भारत। ठीक है, तो आधुनिकता का मतलब ये होता है स्वतंत्रता संग्राम, इसको शो करता है क्योंकि इसमें आज़ादी से रिलेटेड लड़ाई के बारे में और बहुत सारे विषय के बारे में ना जो भी राजनीतिक चिंतन थे उन्होंने इस पर क्या उठाए थे, अपने विचार उठाए थे। तो अभी हम और पढ़ेंगे, देखते हैं। इस दौरान भारतीय चिंतकों ने विचार की पूर्व स्थापित सीमाओं को पार कर कई राजनीतिक विषयों जैसे कि राज्य हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई और सामाजिक न्याय हो गया, भारत के लिए उपयुक्त शासन प्रणाली, कि भारत के लिए कौन सी शासन प्रणाली सही होनी चाहिए, और कई अन्य प्रश्नों के विषय में नए विचारों का निर्माण किया। मतलब भारत को ना आधुनिक बनाने के लिए या भारत को मॉडर्न बनाने के लिए ना जो भी कुछ किया जाता है वो आधुनिकता में आ जाएगा। ठीक है, आधुनिक शब्द का हम सीधा मतलब ये निकाल सकते हैं कि पहले जब भारत गुलाम था, जब ब्रिटेन का राज था या जिसे हम इंग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, जब उनका राज था भारत में तो उन्होंने क्या कर रखा था, भारत को गुलाम बना रखा था।
तो जिसके कारण वो अपनी प्राचीन इतिहास खा जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने भारत को क्या बना रखा था, गुलाम। और भारत में इतना ज्ञान नहीं था कि वो अगर आज़ाद भी हो जाता है तो अपना देश कैसे चलाएगा। तो लोगों ने क्या करा, भारत के लोगों ने अपना ही क्या करा, विकास करना शुरू करा, और राजनीति, सामाजिक, आर्थिक जो भी जैसी भी स्थिति थी उनको धीरे धीरे कर करके क्या करा, सुधारा। तो धीरे धीरे भारत क्या हो रहा था, आधुनिक हो रहा था, मतलब मॉडर्न हो रहा था, ठीक है। और भारत ने आज़ादी के बाद पूरी किसकी नकल की थी, ब्रिटेन और इंग्लैंड की। जो प्रणाली, जो व्यवस्था, जो नियम, जो कायदे कानून ब्रिटेन के अंदर है वो अधिकतर भारत में भी शामिल किए गए हैं। तो इस प्रकार से हम आधुनिकता का जो मतलब है वो हम इस जो ये टॉपिक मैंने अभी रीड किया था उसके तौर पे हम समझ सकते हैं। अब इसके बाद और आगे बोला गया, एक तरफ जहाँ कई नेताओं ने नए विचार का सृजन करके पश्चिम के जो मतलब इंग्लैंड की तरफ या अमेरिका या पश्चिमी देश जो विकसित हो चुके हैं, ठीक है, पश्चिम के प्रभुत्वशाली दृष्टिकोण को चुनौती दी, ठीक है। एक तरफ जो नेता थे ना, कई नेता ऐसे थे जिन्होंने नए विचार को रखा और नए विचार के तहत जो भी पश्चिमी सभ्यता है या पश्चिम का जो भी प्रभुत्व पूरे वर्ल्ड में कायम है उसको क्या दी थी, उन्होंने चुनौती दी थी, उनके विचारों को। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी नेतृत्व की क्षमता का उपयोग करके सामाजिक न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व मतलब भाईचारा जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, जैसे नए विचारों को जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। तो मतलब ऐसे विचारों से ना लोग मतलब नए विचारों को जनता के बीच में क्या बना दिया, लोकप्रिय बना दिया। वो भी किसका प्रयोग करके, नेतृत्व की क्षमता का प्रयोग करके, कि वो देख रेख करने की उनके अंदर कैपेसिटी है। नेतृत्व मतलब होता है देख रेख, ठीक है, या फिर हेड के तौर पे नेता की क्षमता, ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है। नेता की क्षमता या देख रेख की क्षमता होने के कारण या उसका उपयोग करके सामाजिक न्याय हो गया, स्वतंत्रता हो गई, समानता हो गई और भाईचारा जिसे बंधुत्व कहा जाता है, जैसे नए विचारों को जनता के बीच में क्या बना दिया, उन्होंने लोकप्रिय बना दिया, पसंदीदा बना दिया। पश्चिमी विचारों को चुनौती देने वाले ये नए दृष्टिकोण एक साथ मिलकर आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहलाते हैं, ठीक है। पश्चिमी विचारों को अगर चुनौती देने वाला कोई सा भी दृष्टिकोण अगर आता है तो वो साथ में अगर मिल जाते हैं तो वो क्या बना लाता है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहलाते हैं। या फिर कोई सा भी ऐसा विचार जो किसको चुनौती देता हो, पश्चिमी विचारों को, तो वो अपना क्या होगा, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन कहलाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एक और टॉपिक निकल के आता है अपना, भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की तुलना। मतलब भारत की राजनीतिक चिंतन की तुलना करनी है हमें पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन से। दोनों में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और टोटल इसके 4 पॉइंट है। चारों पॉइंट को हम ब्लैक पॉइंट के साथ या फिर हेडिंग के साथ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात, इसमें जो भारतीय है उसका मतलब तो हमें समझ आता है, इंडियन, ठीक है। पाश्चात्य जो होता है इसका मतलब क्या होता है और ये किस देश से मतलब जुड़ा हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। तो पाश्चात्य का मतलब भी मैंने आपको यहाँ पे लिख कर दिया है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है या इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इधर लिख के दिखाई है। तो देखो पाश्चात्य जो अपना है जिसको हमें किससे कंपेयर करना है, भारतीय राजनीतिक चिंतन से, ठीक है। दोनों की तुलना करनी है, अंतर करना है। तो वो देखते हैं पाश्चात्य मतलब क्या होता है। भारत में पाश्चात्य शब्द का प्रयोग यूरोप या अमेरिका से संबंधित किसी भी चीज़ को दर्शाने के लिए किया जाता है। मतलब कि इसमें बोला गया है कि पाश्चात्य का सीधा मतलब ये निकलता है कि भारत में ना पाश्चात्य शब्द का प्रयोग तो किया जाता है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ पाश्चात्य का मतलब क्या होता है, यूरोप या अमेरिका से जुड़ी कोई सी भी चीज़, ठीक है, कोई सी भी चीज़, चाहे वो विचार हो गया, अवधारणा हो गई या फिर कोई वस्तु हो गई, व्यापार हो गया, तो उसको हम पाश्चात्य या पश्चिम को लेकर कहेंगे, ठीक है। जीवन शैली भी हो सकती है, लाइफ स्टाइल भी हो सकता है। तो जितनी भी चीज़ें अगर अमेरिका या यूरोप से संबंधित होगी तो उसको हम पाश्चात्य कह सकते हैं, ठीक है, या उसके साथ हम पाश्चात्य लगा सकते हैं। बेसिक तौर पे हम इसे पश्चिमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखो अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बीच अंतर निम्नलिखित है, जैसे कि बताया गया। और टोटल इसमें अंतर कितने बताए गए हैं, 4 अंतर, ठीक है। सबसे पहला अंतर देखते हैं हम, भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। मतलब भारत का जो राजनीतिक चिंतन है वो भारतीय व्यवस्था पर आधारित है
और पाश्चात्य मतलब अमेरिका और यूरोप की तरफ का जो राजनीतिक चिंतन है वो पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है। अब देखो इसमें क्या बोला गया, राजनीतिक चिंतन तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ, उन दोनों में क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब गहरा संबंध होता है दोनों के अंदर, राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक परिस्थितियों में। क्योंकि जो भी राजनीतिक चिंतन है, ऐसा व्यक्ति जो राजनीति के अंदर बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है, और वो क्यों सोचता है, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियाँ उस समय की कैसी है उसको जानने के लिए, और उस पर विचार करता है या फिर कोई ना कोई नीति रणनीति सोचता है। तो राजनीतिक चिंतन जो है हर बार क्या करते हैं, राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित कोई ना कोई विषय के बारे में अपने विचार रखते हैं और उसको मतलब राजनीति में लेकर आते हैं और साथ ही साथ लोगों में भी फैलाते हैं, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो राजनीतिक चिंतन जो होते हैं वो राजनीतिक परिस्थितियों से क्या रखते हैं, गहरा संबंध रखते हैं। किसी भी राजनीतिक चिंतन पर उस समय की परिस्थितियों, समय, व्यवस्था का विशेष प्रभाव पड़ता है। इसलिए भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पश्चिमी व्यवस्था पर आधारित होते हैं। इसके बाद दूसरा बोला गया अपन को, देखो पहला डिफरेंस तो यही था, भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था पर और जो पाश्चात्य वाला है वो पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित होते हैं, ठीक है। और दोनों में गहरा संबंध होता है, राजनीतिक स्थिति और राजनीतिक चिंतन में गहरा संबंध होता है, ठीक है। और किसी भी राजनीतिक चिंतन का जो है समय व्यवस्था का विशेष मतलब समय व्यवस्था और साथ ही साथ परिस्थितियों का विशेष क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो ये सब था फर्स्ट पॉइंट में। अब दूसरा देखते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन अधिक व्यापक है, मतलब पाश्चात्य जो राजनीतिक जो चिंतन है वो बहुत ज़्यादा फैलाव है, उसका फैलाव है, लेकिन भारतीय का नहीं है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में केवल भारतीय चिंतकों के विचार का ही अध्ययन किया जाता है। अगर भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है, अगर कभी भी हम किसी भी विचार को पढ़ते हैं तो केवल भारतीय राजनीतिक चिंतन के विचारों को ही पढ़ेंगे, भारतीय चिंतकों के द्वारा जो विचार लाए गए हैं, जैसे कि कौटिल्य, ठीक है, राजा राम मनोहर लोहिया हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया, स्वामी दयानंद और दादा भाई नारोजी हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ गोपाल कृष्ण गोखले हो गए, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और जयप्रकाश नारायण हो गए, ठीक है। महात्मा गांधी, M.N. राय हो गए, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दीनदयाल उपाध्याय आदि। जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अलग अलग पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले अनेक चिंतकों के विचार का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगर भारतीय के बारे में पढ़ेंगे, मतलब भारतीय राजनीतिक चिंतन है, तो उसमें केवल भारतीय चिंतकों के विचार का ही अध्ययन होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कौटिल्य, राजा राम, ठीक है, मनोहर लोहिया और बहुत सारे जो थे, दयानंद, दादा भाई नारोजी, ये सब जो थे ना, ये भारतीय राजनीतिक चिंतन में आते। बाकी पश्चिम की बात करेंगे तो पश्चिम में ना अलग अलग पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले चिंतकों के विषय या उनके विचारों का भी अध्ययन किया जाता है पश्चिम के अंदर। तो पश्चिम का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतन है वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, लेकिन और साथ ही साथ व्यापक है। लेकिन भारत वाला क्या है, थोड़ा संकुचित है, मतलब बहुत कम है। इसके बाद है थर्ड पॉइंट, धर्म एवं राजनीति में संबंध के आधार पर अंतर। जहां महात्मा गांधी जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतकों ने धर्म को राजनीति से गहरा संबंध बताया, मतलब धर्म का जो है संबंध राजनीति से बहुत ज़्यादा है। वहीं मैकियावेली जो कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतकों से संबंधित है, उन्होंने राजनीति को धर्म से पृथक रखा, मतलब धर्म को और राजनीति को बिल्कुल अलग रखा, ये पश्चिम का मानना है। और उनका क्षेत्र अलग अलग बताया, मतलब धर्म अलग है, राजनीति अलग है क्षेत्र। बाकी भारतीयों ने, जो महात्मा गांधी, उन्होंने क्या बताया कि राजनीति का धर्म से और धर्म का राजनीति से बहुत ज़्यादा गहरा संबंध है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है पाश्चात्य और भारत वाले में। अब फोर्थ है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक जैसे कि मोंटेस्क्यू, ब्लैकस्टोन आदि शक्तियों के पृथक्करण पर जोर देते हैं, ठीक है। जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतक शक्तियों के पृथक्करण के साथ साथ सत्ता के विकेंद्रीकरण पर भी जोर देते हैं, मतलब सत्ता का भी बंटवारा होना चाहिए और शक्तियों का ये बंटवारा होना चाहिए। बाकी जो ये तो भारत में बोला जाता है, लेकिन पाश्चात्य जो राजनीतिक चिंतक है
वो शक्तियों के पृथक्करण पर जोड़ देते हैं। वो शक्ति का ही बंटवारा होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा पाश्चात्य का मानना है। लेकिन दोनों जो है वो भारतीय में शामिल होता है। सो गाइस, ये अपना छोटी सी मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन थी जो आपकी भारतीय राजनीति जो चिंतन है उससे रिलेटेड थी। अभी ये जो चैप्टर है अपना नेक्स्ट पार्ट में ये लगभग ख़त्म हो ही जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगा कि इसको थर्ड पार्ट के थ्रू अपन इस जो पूरी यूनिट है फर्स्ट इसको कंप्लीट कर दे। बाकी ये थी अपनी सेकंड पार्ट जो आपकी यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड थी। आई होप गाइज आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन को तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।